साथियों नमस्कार। मेरा नाम अमित शर्मा है। आज हम IC38 का कॉमन सेक्शन का अंतिम चैप्टर पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का शीर्षक है बीमा एजेंटों के लिए नियामक पहलू। ये चैप्टर नंबर 10 है, रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स फॉर इंश्योरेंस एजेंट। इस सेशन में हम बीमा एजेंटों के नियामक पहलुओं पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रेगुलेशन ऑफ इंश्योरेंस एजेंट, बीमा एजेंटों के लिए विनियम। IRDAI ने बीमा एजेंटों की नियुक्ति को विनियम 1 अप्रैल 2016 को लागू कर दिया है। इसके बारे में यहां बात की जाएगी। इसमें इससे संबंधित कई शब्दों की परिभाषा इसमें हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि विनियम में समय समय पर बदलाव होते रहते हैं, जो आपको IRDAI के वेबसाइट पर मौजूदा रिवाइज्ड या अपडेट संस्करण आपको देख पाएंगे। आते हैं परिभाषाओं पर। सबसे पहला परिभाषा है, बीमा बाजार में लागू होने वाले कई परिभाषा विनियम के निर्धारित की गई हैं। उदाहरण के लिए बीमा एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट। इंश्योरेंस एजेंट को बीमा पॉलिसी जारी करने, उसे रिन्यू करने और रिवाइव करने से जुड़े कारोबार के साथ साथ बीमा कारोबार का आग्रह करने और प्राप्त करने के उद्देश्य से बीमा कंपनी द्वारा नियुक्त व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है। दूसरा, कंपोजिट इंश्योरेंस एजेंट, समग्र बीमा एजेंट। कंपोजिट इंश्योरेंस एजेंट को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करते हैं जो 2 या 2 से अधिक बीमा कंपनियों द्वारा बीमा एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया है, जहां शर्त यह है कि वह एक जीवन बीमा कंपनी, एक साधारण बीमा कंपनी और एक स्वास्थ्य बीमा कंपनी और प्रत्येक मोनोलाइन बीमा कंपनी से एक से अधिक के लिए बीमा एजेंट के रूप में कार्य नहीं करेगा। मतलब कि वो 2 लाइफ इंश्योरेंस या 2 जनरल इंश्योरेंस या 2 हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कर सकता है। यदि वो कंपोजिट एजेंट है तो वो एक लाइफ, एक हेल्थ और एक जनरल इंश्योरेंस कर सकते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट एन एजेंट शुड नो आर ऑल्सो डिफाइंड। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शब्द भी हैं जो परिभाषित किए गए हैं, जिसके बारे में एजेंट को पता होना चाहिए। उदाहरण के लिए अपॉइंटमेंट लेटर। अपॉइंटमेंट लेटर को एक बीमा कंपनी द्वारा जारी किए गए नियुक्ति पत्र के रूप में बीमा एजेंट के तौर पर काम करने के लिए परिभाषित किया जाता है। ठीक है। मतलब कि जिस कंपनी से आप फॉर्म भरेंगे परीक्षा के लिए, तो उसके बाद परीक्षा पास करने के बाद सब डॉक्यूमेंटेशन पार्ट पूरा हो जाएगा तो वो कंपनी आपको अपॉइंटमेंट लेटर देगी। ठीक है। इसी तरह डेजिग्नेटेड ऑफिशियल, नामित अधिकारी। डेजिग्नेटेड ऑफिशियल को बीमा कंपनी द्वारा अधिकृत अधिकारी के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए परिभाषित किया जाता है। जब एजेंट की नियुक्ति होने से पहले नामित अधिकारी या डेजिग्नेटेड ऑफिशियल यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदक ने पहला, एजेंसी के लिए संपूर्ण आवेदन पत्र को प्रस्तुत किया है। दूसरा, आवेदन पत्र के साथ पैन कार्ड जारी जानकारी सबमिट उसमें है। तीसरा, निर्धारित बीमा परीक्षा वो पास किया है, जैसे कि विधियों में व्यक्त किया गया है। चौथा, किसी भी अयोग्यता का सामना तो नहीं कर रहा है, जैसे कि विधियों में वर्णित है। उसके पास बीमा व्यापार को संचालन करने और प्राप्त करने के लिए आवश्यक जानकारी है और वह पॉलिसी धारक की आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में सक्षम है। ठीक है। डेजिग्नेटेड ऑफिशियल आवेदन पत्र की पुष्टि और जांच करता है कि क्या आवेदक के पास जीवन बीमा कंपनी, साधारण बीमा कंपनी और स्वास्थ्य बीमा कंपनी और प्रत्येक मोनोलाइन बीमा कंपनी से अधिक के साथ एजेंसी की नियुक्ति तो नहीं है। ठीक है। नामित अधिकारी निर्धारित प्राधिकरण की सूची से पुष्टि करेगा और देखेगा कि क्या आवेदक को ब्लैक लिस्ट में शामिल तो नहीं किया गया है। वह संतुष्ट होने पर नामित अधिकारी आवेदक के सभी दस्तावेज प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर उसे बीमा एजेंट के रूप में नियुक्त कर सकता है। ठीक है। और एजेंट को कंपनी के नाम के संक्षेप में एजेंसी कोड नंबर और पहचान पत्र जारी कर सकता है। अगर आवेदक निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करता है तब तो डेजिग्नेटेड ऑफिशियल एजेंसी नियुक्त देने से इनकार कर सकता है और आवेदन प्राप्त होने के 21 दिनों के भीतर इसके कारण के बारे में आवेदक को लिखित रूप में सूचना दे सकता है। यदि आवेदक बीमा एजेंसी देने से इनकार करने के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है तो वह इस निर्णय की समीक्षा के लिए बीमा कंपनी के पास समीक्षा का आवेदन कर सकता है। बीमा कंपनी आवेदन की समीक्षा करेगी और अपने निर्णय की जानकारी आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर कर देगी। ठीक है।
अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अपील प्रोविजन, अपील का प्रावधान। बीमा कंपनियों के पास अपीलीय अधिकारी होते हैं। ये अधिकारी बीमा कंपनी द्वारा नियुक्त बीमा एजेंटों से प्राप्त अपीलों और प्रतिनिधित्व पर विचार करने और इसके निपटारे के लिए अधिकृत होते हैं। अगर किसी नियुक्ति को रद्द किया जाता है तो नाराजगी करने वाले एजेंट उस आदेश के 45 दिनों के भीतर अपीलीय अधिकारी या अपीलेट ऑफिसर के पास अपील कर सकते हैं। अपील प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर अधिकारी इस मामले पर अपना निर्णय लिखित रूप में दे देता है। ठीक है, नोट कीजिएगा। परीक्षा संस्था एक ऐसी संस्था होती है जो बीमा एजेंट्स की भर्ती से पहले जांच परीक्षा आयोजित करती है। इन संस्था को प्राधिकरण द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट, रेगुलेटरी कंप्लायंस ऑफ एजेंट। एजेंटों के लिए नियमों का अनुपालन। एजेंटों के लिए नियमों का अनुपालन का मतलब होता है कि बीमा कंपनी के एजेंट बनने के लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है। यदि किसी आवेदक को किसी चरण में कोई असंतोष होता है तो उसे शिकायत करने की प्रक्रिया बताई जाती है। कंपनी को ऐसी शिकायतों का समाधान करने के लिए उपाय निर्धारित किए हैं। अगर आवेदक अभी भी असंतोष में है तो उसे कंपनी के निर्णय के खिलाफ अपील करने के लिए भी विधि है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर एजेंट्स। एजेंटों के लिए आचार संहिता। एजेंसी के एजेंटों के लिए आचार संहिता में निर्दिष्ट किए गए दायित्व के बारे में बात की गई है। एजेंट को कुछ दायित्वों के बारे में भी पालन करना होता है। पहला, ग्राहकों को बीमा उत्पाद के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना और उनकी आवश्यकताओं के आधार पर बीमा प्लान की सिफारिश करना। दूसरा, बीमा उत्पाद के प्रीमियम के बारे में पूरी जानकारी देना। तीसरा, बीमा उत्पाद के संबंध में कमीशन के पैमाने के बारे में बताना। जब एक ही लाइन के उत्पाद कई बीमा कंपनियों द्वारा उपलब्ध हो तो सावधानी बरतना। ग्राहक को बीमा प्रस्ताव और बीमा अनुबंध के महत्वपूर्ण जानकारी विवरण कराना। बीमा कंपनी के द्वारा मांगे जाने वाले दस्तावेज प्राप्त कराना जो प्रस्ताव या अनुबंध पूरा करने के लिए आवश्यक होते हैं। प्रस्तावक को बीमा कंपनी को सूचित करना जब कोई महत्वपूर्ण तथ्य बाहरी जोखिमों के संबंध में प्रकट हो, जैसे कि असंगत आदतों या आय की असंगतता। नेक्स्ट पॉइंट, पॉलिसी के तहत नामांकन कराने की सलाह देना। 9वां, प्रस्तावक को प्रस्ताव के स्वीकार या अस्वीकार के बारे में भी सूचित करना। 10वां, ग्राहकों को पॉलिसी सेवाओं की मदद करना, जैसे कि पॉलिसी निर्देश, पते का बदलाव या उपलब्ध विकल्पों के चयन और अन्य सेवाओं की आवश्यकता हो जब। अपने ग्राहकों के लाभार्थियों की दावा निपटान संबंधी प्रक्रियाओं में मदद करना। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इंश्योरेंस एजेंट्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम। बीमा एजेंट को यह करने से मना किया गया है। पहला, बीमा कंपनी द्वारा विधिवत अधिकृत नहीं किए जाने पर भी बीमा कारोबार का आग्रह करना या प्राप्त करना। प्रपोजल फॉर्म में किसी महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाना या गलत जानकारी प्रदान करने के लिए प्रस्तावक को प्रलोभन देना। ठीक है। तीसरा, बीमा पॉलिसियां मांगने और प्राप्त करने के लिए बहुस्तरीय बिक्री का सहारा लेना या किसी प्रपोजल या पॉलिसी धारक को बहुस्तरीय बिक्री योजना के बारे में बताना। ऐसी दरें, लाभों, नियमों और शर्तों की पेशकश करना जो अपनी बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तावित दरों, लाभों, नियमों और शर्तों से अलग है। किसी बीमा अनुबंध के तहत लाभार्थियों से बीमा की आय का एक हिस्सा मांगना या प्राप्त करना। बीमा कंपनी को लिखित मंजूरी के बिना बीमा संबंधी विज्ञापन जारी करना। नेक्स्ट, एजेंटों को मौखिक रूप से बीमा धारकों को सचेत करना चाहिए और उन्हें नोटिस जारी करना चाहिए ताकि प्राप्त कारोबार को संरक्षित रखा जा सके। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, एक्शन अगेंस्ट एजेंट, एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई। किसी एजेंट की नियुक्ति कई कारणों से रद्द या निलंबित की जा सकती है। कुछ गंभीर कारण पर हम लोग चर्चा करते हैं। एजेंट पर कार्रवाई तब होगी जब वह समय समय पर बदले जाने वाले नियमों, विनियमों या कानूनों का उल्लंघन करता है। दूसरा, निर्धारित आचार संहिता का पालन नहीं करता है, नियुक्ति की शर्तों का उल्लंघन करता है, गलत या झूठी जानकारी प्रस्तुत करता है, बीमा एजेंट की नियुक्ति के लिए आवेदन में महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाता है या उनका खुलासा नहीं करता है,
निर्धारित समय पर रिटर्न प्रस्तुत नहीं करता है, जैसे कि बीमा कंपनी या प्राधिकरण की उम्मीद होती है। जांच या पूछताछ में सहयोग नहीं करता है जब वह प्राधिकारी इसे पूछताछ करते हैं। पॉलिसी धारकों की शिकायतों का यह समाधान नहीं करता है। प्राप्त प्रीमियम या कैश को गबन में बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित तरीके में यह शामिल नहीं होता है। ये सभी कारण और उनके प्रभावों के बारे में विस्तार से बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण बीमा एजेंटों की नियुक्ति विनियम 2016 में बताए गए हैं। इसमें एजेंटों को ब्लैक लिस्ट पर डालने का प्रावधान है, जिसकी नियुक्ति बीमा कंपनी द्वारा आचार संहिता या धोखाधड़ी के आधार पर रद्द या निलंबित की गई है। अगर बीमा एजेंट की नियुक्ति रद्द की जाती है तो उसे उस तारीख के एक बीमा एजेंट के रूप में काम करना बंद करना होगा। प्राधिकरण के पास एक ब्लैक लिस्ट होती है, जिसमें ऐसे एजेंट की केंद्रीकृत सूची होती है जिसकी नियुक्ति रद्द या निलंबित की गई है। निलंबन वापस लिए जाने पर उनका नाम ब्लैक लिस्ट से हटा दिया जाता है। किसी बीमा एजेंट द्वारा नियुक्त की परित्याग होने के मामले में भी एक निश्चित प्रक्रिया होती है। वे नियम IRDAI को बीमा एजेंट द्वारा किए गए बीमा कारोबार से संबंधित कोई भी जानकारी मांगने की अनुमति देते हैं। एजेंट निर्धारित समय सीमा के भीतर ऐसी जानकारी प्रस्तुत करेगा। IRDAI बीमा एजेंट के मामले में जांच करने के लिए एक जांच अधिकारी को नियुक्त कर सकता है, ताकि यह पता लगा सके कि उसे यह कारोबार अधिनियम, विनियम और प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार किया गया है। इसके अलावा एजेंटों के बही खाता, रिकॉर्ड और दस्तावेजों को भी जांच की जाती है। ठीक है। और साथियों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और सुखद लगा होगा। तो कृपया इस वीडियो को जरूरतमंदों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपका कोई सवाल, प्रश्न या टिप्पणी है तो बेझिझक उसे नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।